15 अगस्त को लेकर घाटी में सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट हैं। आतंकी हमलों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों की तैनाती है। देखिए हमारे संवाददाता रजत वोरा की ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी लगातार अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी अपना रहे हैं ताकि जम्मू संभाग में हमले कर सके। राजौरी, पुंछ में पिछले 2 सालों की बात करें तो कई सारी एक्टिविटीज जो है वो आतंकियों की बढ़ी हैं। ऐसे में जो लगातार ये भी बताया जा रहा है कि आतंकी कई सारे हाई एंड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और उसी को काउंटर करने के लिए उन पाकिस्तानी आतंकियों के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए भारतीय सेना भी लगातार अपने बेड़े में हाई एंड इक्विपमेंट शामिल कर रही है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर एम्बुश लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर पूरे एलसी की यहां पर निगरानी कर रहे हैं और उनके पास हाई एंड वेपन्स हैं, जिसके साथ जो नाइट स्कोप्स हैं वो भी यहां पर लगे हुए हैं। नाइट विजन डिवाइसेस यहां पर इनके पास हैं ताकि अंधेरा होने के समय ये पूरी तरह से बॉर्डर पर यहां पर निगरानी कर सके। आप देख सकते हैं इस नाइट विजन डिवाइसेस से 2400 घंटे यहां पर नजर रखी जाती है और लगातार धुंध पड़ने की वजह से यहां पर अंधेरा जो है वो होता रहता है और जंगल का इलाका है। कई सारी ऐसी प्राकृतिक गुफाएं हैं जो आतंकियों को यहां पर मदद करती हैं और इसीलिए सुरक्षा बल बिना किसी चांस लिए लगातार यहां पर अलर्ट मोड पर हैं और पाकिस्तानी आतंकी जो है। मैं अमित रैना जी आपके पास आ रहा हूं। चुनाव की तारीखों का ऐलान अगस्त के आखिर तक हो सकता है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो यहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हालात बिल्कुल भी नहीं बदले, लोगों में आक्रोश है, यहां जमहूरियत की बात बेमानी है। देखिए 2019 के बाद जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को डिटेन किया गया तो कश्मीरियों में इतनी खुशी थी कि उनको डिटेन किया गया है, क्योंकि जो उस हालत के कश्मीर को इस हालत में पहुंचाने के जिम्मेवार थे, उन्हें डिटेन करके उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जस्टिस हो गया है। 370 के बाद क्या बदला है मैं आपको बताता हूँ। कल ही एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया और पिछले 1 महीने में मल्टीपल जजमेंट्स आए हैं, जिसमें कश्मीरी विस्थापितों की जो ज़मीनें हैं, उनकी जो मंदिरों की ज़मीनें हैं, उन्हें खाली करवाने के ऑर्डर दिए गए हैं। तकरीबन 50 से 60 एकड़ ज़मीन खाली करवाने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। और ये ज़मीनें किसने हथियार रखी थी? पॉलिटिशियंस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने, पीडीपी के लीडर्स ने, कांग्रेस के लीडर्स ने, अलगाववादियों ने। और ये तभी मुमकिन हो सका है क्योंकि 370 हटने के बाद जो ये लोकल पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस था लॉ एंड ऑर्डर में, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। अब आप बात करते हैं कि 370 के बाद क्या बदला है। देखिए इलेक्शन के नंबर तो बदले ही बदले हैं, वो तो जग जाहिर है। 370 के बाद जो हमारी बहनों को आज़ादी मिली है वो बदला है, जो वाल्मीकि समाज को आज़ादी मिली है वो बदला है, जो 5 लाख लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए थे जो रिफ्यूजी की स्टेटस में 70 साल के बाद भी रह रहे थे, उन्हें इंसान का दर्जा मिला, वो बदला है जी। तो ये सब बदलाव इनको नजर नहीं आएगा। जहां तक बात है इलेक्शन की, बिल्कुल अमित रैना जी मैं माफी के साथ आपको इस वक्त कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। 2 तस्वीरें दर्शकों के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहां पर बहस चल रही ना कि क्या बदला क्या नहीं बदला, तो ये देखिए दोनों तस्वीरें जो हैं ये जम्मू कश्मीर की। एक तो चिनाब पुल पर देखिए तिरंगा यात्रा, चारों तरफ आप देखेंगे पूरे पुल पर जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, तिरंगे से पूरा पड़ा पड़ा है, पूरा यहां से लेकर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लोगों के हाथ में तिरंगा। और तिरंगे की रोशनी में श्रीनगर का जरा आप देखिए, ये नजारा देखिए, पूरा श्रीनगर तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर आप लाल चौक अगर आप देखेंगे श्रीनगर का, तो वो बेहद खूबसूरत नजर आता है। तो ये तस्वीरें हैं आज की तारीख में। प्लीज कंटिन्यू अमित रैना जी, मैं आ रहा हूं जल्दी। रविंद्र शर्मा जी आपके पास भी। और नीलोफर जी को शायद अगर याद हो 2019 के बाद सबसे पहला बड़ी चीज़ क्या बदली? फारूक अब्दुल्ला अपने घर में तिरंगा फहरा रहे थे, वो बदला। जिस घर में पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, वो लाल लाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे चढ़ते थे, उसमें तिरंगा भारत का फहराया जा रहा था। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जहां तक बात है जम्मू कश्मीर में लोग किसको आप जम्मू कश्मीर में लोग किसको इलेक्शन दे, मैडम प्लीज, मैंने आपके बीच में बात नहीं करी ना, पत्थरबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बात का जवाब दे सकती हैं। मैंने आपकी बात का जवाब दिया, मैंने आपकी बात को काटा कहीं पे। क्यों पत्थरबाजी पे आ जाती है? क्यों मिर्ची लग जाती है आप लोगों को सच्चाई सुनकर? क्यों मिर्ची लग जाती है? अभी उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए, ये आपको सच्चाई नहीं दिख रही? उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए, आपको सच्चाई नहीं दिख रही है? इतना डर गए उमर अब्दुल्ला इलेक्शन से, कहते मैं असेंबली का इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है इलेक्शन की। किन्होंने मान रखा है?
मकबूल भट्ट के साथ शाना बशाना चलने वाले उन्होंने मांग रखा है। फौज को आतंकवादियों का दोस्त कहने वाले उन्होंने मांग रखा है। चाइना को कश्मीर में बुलाकर चाइना ऑक्यूपेशन करवा ले उन्होंने मांग रखा है। 1989 में 87 में अगर आपकी पार्टी ने, आपके उमर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन रिग नहीं किया होता तो कश्मीर के आज हालत नहीं होते। आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, आपकी वो पार्टी है जिसने इलेक्शन रिग करके जम्मू कश्मीर की हालत किया है, तो आप बात ही ना करें। रविंद्र शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला, आपको लग रहा है कि इस बैलेट पेपर, इस वोट की चोट से आतंकियों पर बड़ा स्ट्राइक होने वाला, बड़ी स्ट्राइक होने वाली है? रविंद्र शर्मा जी। खरे जी, पहले तो 25 मिनट के बाद मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का भी एक जम्मू कश्मीर में रोल है, जरा इसका ध्यान रखिए, हमारा कमेंट लिया करिए। और मेरा कहने का मतलब यह है कि चुनाव होने चाहिए जी। हमने ठोक करके कहा है इलेक्शन कमीशन को, हमारी सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस सक्षम है इन चुनौतियों का मुकाबला करने में। आज इसमें कोई शक नहीं कि 35 साल से जम्मू कश्मीर आतंकवाद और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार को जूझ रहा है। और चुनाव तो हमेशा होते रहे और समय पे होते रहे। मार्च 90 से 96 के बीच में जबकि फुल फ्लेज स्केल पे वार लड़ी जा रही थी, उसमें मैं ये कहूंगा कि विफलता रही है। 2018 से 6 साल का लंबा 6.5 साल का अरसा है और ये चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहे हैं, ये आप याद रखिए। यहाँ लोकल बॉडीज और पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार के हाथ में था, वो इन्होंने मुलतवी कर दिए और कोई बुनियाद नहीं है। जम्मू कश्मीर को वंचित रखा जा रहा है चुनाव से, ये कोई शक नहीं है। हर रोज सड़कों पे सारे विपक्षी दल, और हम चुनाव आयोग के पास भी इकट्ठे होकर गए, पिछले साल गए, चुनाव आयोग खामोश था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं। अब चुनाव हो रहा है, हमने भी कहा चुनाव होना चाहिए। और आतंकवादी घटनाएं जम्मू सूबे में जिस स्केल पे बढ़ी हैं 2 दशक में, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। उसमें कहीं ना कहीं चूक और विफलता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था नीचे, जो पिछली सरकारों ने या सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, सेना ने मिलकर बनाया था, उसको इन्होंने त्याग दिया। इन्होंने कहा कि नॉर्मलसी हो गई उस नारे में। आज सेना एम्बुश का शिकार होती है, हमारे जवान शहीद होते हैं और उसका बड़ा दर्द होता है। ये सिर्फ यही नहीं कि तो रविंद्र जी आप मान रहे हैं ना, रविंद्र जी आप मान रहे हैं ना, इसके पहले लोकल बॉडीज के चुनाव, उसके बाद लंबे अंतराल के बाद हमने देखा लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग, यानी कि हालात तो बदले हैं, लोग घरों से निकलकर बेखौफ होकर वोट डाल रहे हैं। सुनिए, 2014 में 65.6% वोटिंग हुई थी, आज 68% वोटिंग हुई, जिस शोज का अर्ज या पीपल फॉर डेमोक्रेसी। लोगों ने आतंकवाद के बीच में, आपको पता है 2011 में 80% वोटिंग हुई थी पंचायत चुनाव में। कब कहते हैं कि कश्मीरी और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और धमकियों के बीच में अगर लोग चुनाव में वोट देते रहे तो वो जमहूरियत में विश्वास रखते हैं। आतंकवादी किसी के घर में, आपके घर में भी घुसेगा, आप भी खाना खिलाएंगे, गाँव में जाएंगे, आप बच नहीं सकते। हमें हालात पता है, हम ग्राउंड को लेकर आतंकवादियों का मुकाबला करने में लोकल लोगों ने इनपुट भी दिए, सपोर्ट भी दिए। हमारे इस बीच खबर ये भी है कि वहां पर 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर आरोप यह लगा कि इन्होंने आतंकी जो घुसपैठ करके आए थे, इनको रहने, टिकने और ठिकाना इन्होंने मुहैया कराया, नक्शा बताया कि कहां। अब इनके खिलाफ कहा जा रहा है कि एनिमी एजेंट्स के एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो एक्ट बड़ा ही कड़ा है, क्या है जल्दी से वो भी आपको बता देते हैं, जल्दी से लाइएगा कि आखिर वो कानून कितना कड़ा है। कहा जा रहा है कि वो यूएपीए से भी कड़ा कानून, एनिमी एजेंट्स एक्ट, ये आतंकी मददगारों पर ये एक्शन लेने का काम करता है। 1948 में बनाया गया था ये कानून, आतंकियों घुसपैठियों के खात्मे के लिए ये कानून यहां पर बनाया गया था। राजौरी, रियासी, कठुआ में आतंकियों की जो लिस्ट है वो तैयार है, जब्त की जाएगी मददगारों की संपत्ति। और जो कहा जा रहा है कि जो 8 लोग इस मामले में पकड़े गए हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है। इसमें देखिए उम्र कैद और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अब सवाल यहां पर यह है के सिन्हा सर, ये कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन फिर आवाजें ये भी उठनी शुरू हो जाएंगी कि साहब आप बेकसूरों को फंसा रहे हैं। देखिए प्रत्युष, ये आवाज़ें तो पहले भी उठती रही, आपने देखा होगा जब दौर था 370-35A के पहले का दौर, जिसमें 11,000 साढ़े 11,000 OGW का एक लिस्ट था।
जो पत्थरबाजी करते थे, नारे लगाते थे, हर एक जुम्मे के जुम्मे जिस तरह से चीज़ें चलती थी, वो लिस्ट प्रॉपर है तैयार, उसमें से 8 लोगों को शायद ये पकड़ा गया है। तो आपने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बताया था, सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ। आप ये बताइए, ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने तो कह दिया सेना मिली हुई है, 2 दिन पहले का बयान है। आप ये बताइए, ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है जिसको मैं मानता हूं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? जिसने सेना को ही क्यों नहीं, हमारी बलिदानी, हमारे शौर्य, हमारे पराक्रम, दिन भर की भाग, और हमने 70 साल से इसको जोड़ के रखा है। आज जम्मू एंड कश्मीर हमारे साथ है, तो हमारी ही नीलोफर जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। नीलोफर जी तो डेली, नीलोफर जी अभी फारूक अब्दुल्ला का बयान अभी 2 दिन पुराना है। के सिन्हा सर, आपने जो जिक्र किया ना, मैं नीलोफर जी से भी जरा कमेंट ले लेता हूं। नीलोफर जी, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का 2 दिन पुराना बयान है जिसमें वो ये कहते हैं कि सब मिले हुए हैं। अब ये जो यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि आतंकियों को खाना पीना रहना सब मुहैया कराते हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए? इनको हार पहनाना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, क्या करना चाहिए? कौन मिला हुआ है? जो हमारी फौज है यहाँ पर बिल्कुल सक्षम है, दे आर वेल इक्विप्ड पूरी दुनिया में। यहाँ पर अगर पता भी हिलता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमें उन पर यकीन है। और वो जानते हैं, मालूम है। अगर ऐसे ऑन ग्राउंड वर्कर, पहले तो जम्मू में कश्मीर में ये कहा जाता था लोग इनके साथ है, क्या जम्मू के लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं? क्या वो भी उन साजिशों में शामिल है जिसका टैग आप यहाँ कश्मीर के लोगों को लगा रहे हैं? क्या आप ये दर्शाना चाहते हैं कि वहां के लोग भी अब मिलिटेंसी के साथ जुड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं जो लैप हो रहा है, ये प्रोजेक्ट रोशनी इन्होंने चलवाया था ना, इन लोगों को आ रहे, कहां से आ रहे? प्रत्युष एक सवाल है, ये हमें देखने की जरूरत है। एक सवाल इनसे करना चाहूंगा, एक सवाल नहीं है, एक सवाल सर, कोई ड्रोन जो है, ड्रोन से हथियार, एक सवाल करूंगा जी, हथियार ले रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक सवाल प्लीज, मेरे एक सवाल का जवाब दें आप, एक सवाल का जवाब दें मैम। कोई लोग उनसे मिले नहीं हुए हैं तो हम तो सवाल करेंगे, सवाल तीखा क्यों लगता है? क्या सिन्हा सर? हाँ जी, सवाल ना करें। हाँ, देखिए प्रत्युष, आपको पता होगा एक प्रोजेक्ट रोशनी इनके नेताओं ने चलाया था, जिसमें उन नदी नालों, उस जगहों से उनको बैठा दिया जो कि है ही है OGWs और रोहिंग्यास। आज 8 पकड़े गए उसी इलाके से। आपने एक बताया कि उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनको फांसी तक का प्रावधान है। तो आपको 11,500 लोगों का एक लिस्ट है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की पूरी जनसंख्या 12.2 करोड़ की है, उसमें से 11,500 ये लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टिव कार्रवाई और व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो कहता है कि सेना मिली हुई है और सेना ने ही हमारे लिए तबाही मचाई है, ये बयान है। नीलोफर साहब जवाब दीजिए ना मैम, जवाब दें आप इसकी। आपने तो सेपरेटिस्ट और मेन व्हाइट, अरे आपने प्रोजेक्ट रोशनी के दौरान आपने बसाया इन लोगों को। प्रोजेक्ट रोशनी आपने चलाई थी, आपने तो ऑपरेशन रोशनी कह दिया था उसको। उन नदी नालों से शिवम त्यागी बैठाया है। मेरा सवाल इस वक्त शिवम त्यागी, फारूक इनकलाबी और रविंद्र जी से, देखिए आखिरी बार जो जम्मू कश्मीर में आखिरी बार जो चुनी हुई सरकार थी 2018 में PDP और BJP के गठबंधन की सरकार थी जो कि टूट गई। 2014 में चुनाव हुए थे और 2024 के अंत में, मतलब कि 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। अब सवाल यह है, हो सकता है कि हाइपोथेटिकल सवाल हो, आप कहेंगे कि इस पर अभी बोलना जल्दबाजी होगी। कल को अगर शिवम त्यागी किसी पार्टी को बहुमत नहीं आता तो क्या फिर से वही स्थिति होगी? बीजेपी जाएगी PDP के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसको आप पानी पी पी कर कोसते हैं? मेरा सवाल तीनों पॉलिटिकल मेहमानों से है जी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये वाकई हाइपोथेटिकल सवाल है और ऐसी कोई स्थिति। नीलोफर जी प्लीज बीच में मत बोलिए, एक एक करके बोले, बीच में लगातार बिल्कुल छोटा कमेंट जी प्लीज। थैंक यू। तो मैं थैंक यू, हाँ बस मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसी कोई स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बहुत साफ क्लियर करना चाहता हूं, चाहे वो PDP हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो हमारे जो है अब्दुल्ला हो, यही तो आतंकवाद के बेनिफिशियरी हैं। वहां की जनता को डरा डरा कर आतंकवाद के फायदा उठाने वाले ये, रेडिकलाइजेशन के बेनिफिशियरी ये हैं, कट्टरपंथ के बेनिफिशियरी ये हैं।
उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा अगर उठाया तो इन्होंने उठाया। दलितों को अगर राइट्स नहीं मिले थे, इसका फायदा अगर उठाया तो इन्होंने उठाया। 370 से लोगों को स्पेशल राइट्स बता कर लोगों को बेवकूफ बनाया तो इन्होंने बताया। अगर वहां पर दिन रात जो है पाकिस्तान के झंडे उठते थे तो बेनिफिशियरी उसके यही थे। लेकिन बाद में सरकार भी तो इन्हीं के साथ आपने मिलकर बनाया शिवम त्यागी। बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर है, क्योंकि हमें वहां पर सबसे पहले चीजों को समझना था, राज्य को समझकर स्थितियों को कंट्रोल लेने के लिए सरकार बनानी आवश्यक थी। लेकिन इनको तिरंगा कैसे भाने लग गया भाई, वो अलग बात है, आज मजबूरी में ऐसे 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 हिला रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते थे कि तिरंगा यहां पर कोई हाथ लगाने वाला नहीं मिलेगा, अगर आपने हमारा झंडा हटा दिया तो 370 हटा दिया तो। आतंकवाद के सबसे बड़े बेनिफिशियरी यही दो पॉलिटिकल पार्टीज है जी। फारूक इनकलाबी सबको याद है, महबूबा मुफ्ती का बयान 370 हटा 35 को हाथ लगाया तो कोई तिरंगा थामने वाला नहीं होगा। अभी हमने दिखाया ना आपको तिरंगे की तस्वीर, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए तो। तिरंगा इससे पहले भी लोग जम्मू कश्मीर में लगाते थे, लेकिन उस तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का अपना जो झंडा था वो भी लहराता था आन बान शान के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से छीना है। और आप याद रखें, हम अपनी रियासत का दर्जा, हम अपना स्पेशल स्टेटस जो है दोबारा बहाली के लिए जद्दोजहद करेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। हम अपना नहीं, कश्मीरी तो खुश है, कश्मीर तो खुश है, वहां के लोग तो खुश है, वहां का व्यापार तो फल फूल रहा है, आतंकवाद पर चोट हो रही है, आतंकवादी जहन्नुम जा रहे हैं, रेडिकलाइजेशन खत्म हो गया, पाकिस्तान के झंडे खत्म हो गए, फिर वह दर्द किसको है? ये तो मुझे लग रहा है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही है, और तो किसी को दर्द नहीं है। आम नागरिक तो आनंद में है, वहां पर आम नागरिक तो फल फूल रहा है, आम नागरिक के तो होटल अच्छे चल रहे हैं, आम नागरिक को तो टूरिज्म अच्छा मिल रहा है। दर्द किसको है? दर्द किसको है? पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को। सबको बराबरी का हक है, सबको हक है, दलितों को हक है, बकरवालों को हक है, गुजरों को हक है, वो पढ़ सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। उससे फायदा किसको है? जम्मू कश्मीर के लोगों को। दर्द किसको है? नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को, पीडीपी वालों को, फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को। आपको है दर्द और किसी को दर्द नहीं है, किसी को दर्द नहीं है। कश्मीर अच्छा फल फूल रहा है और ऐसे ही फल फूलेगा और ऐसे ही देश का हिस्सा रहेगा। आग लगाने वालों का कोई काम नहीं है वहां पर, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। बीजेपी का जम्मू कश्मीर में कहते थे ना कि झंडों को हाथ लगाने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगे को हाथ लगाने वाला नहीं मिलेगा। देखो लाल चौक की तस्वीरें, आंखों में खून उतर आएगा। देखो रविंद्र शर्मा जी तस्वीरें देखिए, चलिए लाल चौक। रविंद्र शर्मा जी हमने तो नहीं देखा रविंद्र शर्मा जी कोई अंतर वहां पर। वहां की आवाम के हाथ में तिरंगा शान से लहराता है। 35 से 370 हटने के बाद किन हाथों ने वहां पर तिरंगा को छोड़ा, बता पाएंगे रविंद्र शर्मा जी? रविंद्र शर्मा जी, जम्मू कश्मीर ने 1947 में 26 अक्टूबर को तिरंगा थामा था और ये तिरंगा लहराता रहा है। चुनौतियां रहती हैं, लेकिन आप जबरदस्ती तिरंगा फैलाने से काम नहीं होगा। आपने लाल किले से कहा कि दिल जीतना होगा, लेकिन उस तरफ चलते नहीं। और बेनिफिशियरी तो ये भी रहे, पीडीपी के साथ सरकार बना करके, अगर ये अलगाववादी आतंकवादी थे तो इनके साथ सरकारें क्यों बनाते रहे? और सरकार बना करके बुरहान वानी के बाद आपके उप मुख्यमंत्री का क्या बयान था कि हमसे गलती हुई, हमें पता होता हादसा नहीं होता, इसलिए आप भी इससे दूर। लेकिन उसी बुरहान वानी के पिता ने शान से हाथ में तिरंगा भी लहराया, वो भी तस्वीर आई थी रविंद्र जी, भूल गए क्या? 10 सेकंड आज जो लोग बात कर रहे हैं उसको कंट्रोल करिए। 10 सेकंड सबसे बड़ी विफलता है कि 20 साल में आतंकवाद को आपने बढ़ा दिया, आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। समय कम है, मैं जल्दी से चाहूंगा 10 सेकंड मैं दे रहा हूं। अमित रैना उसके बाद आखिरी कमेंट शिवम त्यागी आपको। अमित रैना खिलाफ खड़े हैं, अमित रैना दिए, लेकिन ये मत करिए। देखिए, मैं फारूक इनकलाबी निलोफर जी को कह दूं, कयामत आ जाएगी, 370 वापस नहीं आने वाला है। जहां तक बात है पॉलिटिक्स की, अनफॉर्चुनेटली सारी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे सब पॉलिटिक्स करती हैं। आज आपने पीडीपी के साथ अलायंस करके तोड़ दिया, मगर सज्जाद लोन जैसे आतंकवादी और अल्ताफ बुखारी जिसके पास आरडीएक्स मिला गया जिसकी गाड़ी में, उसके साथ अलायंस है। तो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में आज भी खेली जा रही है और आतंकवादियों के साथ खेली जा रही है। जहां तक बात है इलेक्शन की, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए। अब समय नहीं, माफी चाहूंगा, मैं किसी के पास नहीं जा पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए। Zee News.